हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं सभी लोग? सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं एक और धमाकेदार सेशन की शुरुआत। आज इस सेशन में हम लोग बातें करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। तो क्या एजेंडा है हमारे सेशन का? ये डिस्कशन होने वाला है आज के हमारे इस सेशन में। और हमारा क्या टारगेट है, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, कहीं भूल ना गए हों आप लोग। है ना, नादान बच्चे प्यारे बच्चे भूल जाते हैं कई बार कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य बहुत छोटा सा टारगेट है हमारा, और वो है फिजिक्स में इतने मार्क्स लाना। याद है ना? और हमेशा कहता हूँ, फिर से कहूँगा कि ये अचीव होगा। इस बात को अपने अंदर बैठा लो। चलिए, तो सीधे हम लोग आते हैं पॉइंट की बातों पे। हम बातें करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। पहले कुछ सवाल करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल को, फिर मैं बताता हूं उसका कॉन्सेप्ट, और फिर करेंगे सवाल को सॉल्व। तो पहली स्टेप, रीड द क्वेश्चन। क्या कहता है सवाल? अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। दो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं यहां पे। पहला इम्पल्स, पहला इम्पल्स, और दूसरा टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। क्या मतलब है सर इस बात का? समझाता हूं, विस्तार में समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? इम्पल्स की डेफिनेशन होती है, इम्पल्स की डेफिनेशन होती है आई इक्वल्स टू पी डेल्टा, सॉरी एफ डेल्टा टी। एफ डेल्टा टी। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स एक भयंकर फोर्स है जो बहुत छोटे क्षण के लिए लग रहा है, एक मोमेंटरी फोर्स है। ये बहुत छोटे समय के लिए लगने वाला फोर्स है। अब यदि हम इस पर्टिकुलर टर्म के डायमेंशंस की बात करें, तो हमको ये पता चलता है कि भाई साहब, फोर्स को तो हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहां देखिए जरा, डेल्टा पी को आप क्या लिख देंगे? डेल्टा पी को आप लिख देंगे एफ टी, या तो एफ डेल्टा टी, एक ही बात है। तो ये जो टर्म आपने लिखी है एफ डेल्टा टी, आखिरकार है क्या? ये क्या है? ये है चेंज इन मोमेंटम। तो आप लिख सकते हैं इम्पल्स, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स क्या है मेरे भाई? इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम। बस इतनी सी बात है। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाए? चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट किया जाए? कई बार मैं ये बात बता चुका हूं, कई बार इस पॉइंट पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करवा चुका हूं कि यदि एक ऑब्जेक्ट मान लो कुछ इस तरह से चलता हुआ आ रहा है और टकरा के ऐसे जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालते हो? चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालते हो? आप ब्रेक करते हो कंपोनेंट्स में। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जिसका मोमेंटम p है। अभी ये चलता हुआ आया और उसके बाद टक्कर हुई और ये निकल गया। आया, टकराया और निकल गया। तो आपने कह दिया कि मोमेंटम p साइन थीटा, और इस तरफ p कॉस थीटा। मोमेंटम अगर ये p है तो यहाँ पे p साइन थीटा, ठीक है, आने वाला मोमेंटम p कॉस थीटा, जाने वाला माइनस पी कॉस थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम आपने बता दिया कितना, चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपने कितना बता दिया? बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना है। 2p कॉस ऑफ थीटा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सर, सही जवाब, सही बात बोली आपने, मजा आ गया। चलो ठीक है, ऊपर लिख देता हूं माइनस पी कॉस थीटा, है ना? ये लॉजिक है, ये दो लॉजिक हैं जो कि हमको पता होने चाहिए। अब सवाल तो बड़ा आसान है हमारा। अगर हमको ये लॉजिक्स पता है तो हमारे सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल में सिंपली बोल रहा है कि एक बॉल को आपने ड्रॉप किया, आपको कंपोनेंट वगैरह भी ब्रेक नहीं करने हैं सवाल में, तो क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन की दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ये देखो, ये आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, जाएगी, टकराएगी और वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आया, टकराया, ऑब्जेक्ट आया, टकराया और वापस चला गया। ऑब्जेक्ट आया, टकराया और
वापस चला गया। ठीक है, तो मुझको ये बताओ कि ऑब्जेक्ट के आने और जाने में उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ। ये मान लीजिए कि मोमेंटम p है नीचे की तरफ, तो ये p ऊपर की तरफ। अब आपके ऊपर है कन्वेंशन, किसी को भी नेगेटिव लो किसी को भी पॉजिटिव लो। मैंने नीचे की क्वांटिटी को माइनस p लिख दिया और ऊपर की क्वांटिटी को मैंने प्लस p लिख दिया। चेंज इन मोमेंटम बन गया मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, और इसको आपने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ p, यानी 2 टाइम्स ऑफ mv। कितना लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ p, 2 टाइम्स ऑफ mv। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझको ये बताओ कि चेंज इन मोमेंटम जो है यही तो इम्पल्स है, और ये है कितना, ये 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी है। और v कितना है, v कैसे निकालें। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है किसी हाइट से, अगर आपने ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया है ना, तो बॉटम मोस्ट पोजीशन की वेलोसिटी कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है। कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है। अब मास्टर ये आया कहाँ से था बेटा, कुछ भी नहीं, इक्वेशन लगाइए आपने, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे ना, इतना तो याद है सभी को। इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, तो v की वैल्यू √2gh आ गई, तो रख दो उठा के। कितना आता है चेंज इन मोमेंटम, 2 इंटू मास कितना है 0.15 यानी 15/100 इंटू वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी √2gh। हाइट है 10 मीटर हाइट है 10 मीटर, तो √2 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10√2, 10√2। ठीक, तो एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, ये गया, ये बना 5, ये बना 3, सो 3√2 इज द आंसर। 3√2 कितना होता है, 3√2 नियरली, √2 की वैल्यू 1.4, तो 3 इंटू 1.4 ये बन जाएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, सिंपल बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। +4 किस किस के हुए, नीट 2021 में पूछा है सवाल, नीट 2021 में पूछा हुआ है सवाल, +4 या -1 कितना आया तुम्हारा, +4 आया। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, आ जाओ अगले सवाल पे। या बात पढ़ो जरा अगला सवाल, 2020 का सवाल है। Truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration a. The pendulum will tilt. आओ जरा लॉजिक समझें, चल क्या रहा है यहाँ पे मास्टर, चल क्या रहा है इधर, बताता हूं इधर क्या चल रहा है। इधर आपने ले लिया एक ट्रक, सुनिए जरा, आपने ले लिया एक ट्रक। अब ये ट्रक जो है पहले टिका हुआ था, रुका हुआ था मजे में, तो जो पेंडुलम है वो भी लटका हुआ था आराम से, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे लटका हुआ था, है ना। अब अगर ये आगे भागा, अगर ये आगे भागी गाड़ी, अगर ये गाड़ी आगे भागती है तो क्या होता है, तो ये जो पेंडुलम है हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये थोड़ा पीछे सरकता है। ये जो पेंडुलम है ना, ये कुछ ऐसे पीछे सरकता है, होता है ऐसा। अब ऐसा क्यों होता है मास्टर, ऐसा होता क्यों है, ये ऑब्जर्वेशन तो हमने देखा है कि हाँ अगर ऐसे ये आगे भागेगा तो ये पेंडुलम पीछे सरकेगा, लेकिन ये पीछे सरकता क्यों है। अब मुझको बताओ कहाँ से बताऊं, किस फ्रेम से बताऊं, ग्राउंड फ्रेम से बताऊं या उसके अंदर खड़े होकर बताऊं, दोनों के एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। ग्राउंड से आप इसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनर्शिया के कारण, इनर्शिया के कारण क्या होता है, इनर्शिया, इनर्शिया इज द इनेबिलिटी टू चेंज, चेंज ना होने की टेंडेंसी। आप बैठे हो, आपकी इच्छा होती है बैठे रहने की, आप सो रहे हो, इच्छा होती है सोते रहने की, पबजी खेल रहे हो, लगता है चलो खेलते रहें, पबजी, कैंडी क्रश, जो भी आजकल चल रहा है ना, फ्री फायर, क्या क्या तो चल रहा है आजकल, तो आप जो कर रहे हो वही करते रहने की टेंडेंसी, उसको चेंज ना होने की टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। अब इस बॉडी की भी इनर्शिया है, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी लेकिन ये यहीं रहना चाहेगा, जिस वजह से सिस्टम आगे और ये पीछे हमको कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसके अंदर खड़े होकर अगर बात करूं तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा स्यूडो फोर्स से। अगर मैं इसके अंदर खड़ा हो जाऊं तो इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा स्यूडो फोर्स से, क्योंकि मेरा फ्रेम जो है वो नॉन इनर्शियल बन गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, रिपीट करवा देता हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है मेरे भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम, वो फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन होता है वो कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा फोर्स लगता है,
नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है स्यूडो फोर्स, और वो कितना होता है? वो होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम के बराबर। याद रखना ये सारी बातें, बेसिक बातें, इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट करवा रहा हूं इसलिए मैं ये। ठीक है गुरु, सभी लोग ठीक ना? तो ये होता है स्यूडो फोर्स, दिस इज व्हाट वी कॉल स्यूडो फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग बात करें सवाल की, यही सॉल्व कर देता हूं। तो मुझको एक बात बताइए कि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? अगर आपने ये पेंडुलम बना दिया, अगर आपने ये पेंडुलम बना दिया तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सर अभी अभी आपने बताया कि इस पे एक तो स्यूडो फोर्स लग रहा है। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होती है स्यूडो फोर्स की? ऑलवेज अपोजिट टू दी ऑलवेज अपोजिट टू दी एक्सिलरेशन ऑफ द सिस्टम। याद रखना, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। किसके अपोजिट होगी? किसके अपोजिट होगी? फ्रेम के एक्सिलरेशन के अपोजिट होगी। तो आपने लगा दिया ये स्यूडो फोर्स, आपने लगा दिया ये स्यूडो फोर्स पीछे की दिशा में, ठीक है, और आपने लगा दिया ये mg नीचे की दिशा में, बहुत बढ़िया, ठीक। और ये एंगल आपने दिखा दिया थीटा, ये एंगल आपने दिखा दिया थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये पीछे आपने लगा दिया स्यूडो फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है mg। तो आप क्या लिख देंगे? ट्रायंगल कंप्लीट कर लो, इसको उठा के यहां ले आओ। ये ट्रायंगल को देखो जरा, इस ट्रायंगल को, कितना बन गया ये एंगल आपने लिख दिया थीटा, ये एंगल आपने लिख दिया थीटा, ये आपका बन गया mg, और ये आपने लिख दिया ma। ठीक है, क्या बन गया? tan थीटा इक्वल्स टू, बोल दो जरा, tan थीटा बराबर ma बटा mg। तो कितना हो गया ये हो गया थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ a बाई जी। तो ये लिख दिया आपने आंसर। क्या बोल रहा था ये सवाल में? बोल रहा था अ ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग इन अ फ्रेम attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration a. Then the pendulum will shift towards the left at an angle of tan inverse of a by g. ठीक है, tan inverse of a by g, यानी कि आंसर है बी। कर लीजिए नोट, अगर यहां से कुछ लिखना है तो ये भी लिख लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक, डन डना डन डन। चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे। आंसर हमने क्या मार्क किया है? बी मार्क किया है। अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो जरा सवाल को, क्या कहता है सवाल? अ पार्टिकल मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, पार्टिकल मूविंग विथ अ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस एज शोन बाय द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के साथ आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी। समझते हैं कॉन्सेप्ट, समझते हैं कॉन्सेप्ट। आइए जरा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी। देखो बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है कि हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि भाई साहब जो एफ नेट होता है ना, एफ नेट, जो एफ नेट होता है नेट फोर्स, एफ नेट का मतलब क्या है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग। दिस इज नथिंग बट मास इनटू एक्सिलरेशन। नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स भी पता है, हमको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स भी पता है। पता है क्या? अगर मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया जिसमें कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। और अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी बॉडी पे मैंने फोर्सेस कुछ ऐसे लगाए हैं, अगर किसी बॉडी पे मैंने फोर्सेस कुछ ऐसे लगाए हैं, सिर्फ सीक्वेंस देखना, सिर्फ सीक्वेंस देखना, सीक्वेंस देखो भैया, सिर्फ सब लोग सब लोग सब लोग सीक्वेंस देखो, देख रहे हो सीक्वेंस? तो इसका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आइए थोड़ी विस्तार में बातें करते हैं।
अभी यहां पे आपने सीक्वेंस देखा कि दो सेम डायरेक्शन में थे, ये ए, ये बी, और ये जो सी है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैंने इक्वेशन लिखी ये, मैंने इक्वेशन लिखी ये। अब अगर मैं इस वेक्टर इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? अगर इस वेक्टर इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? ये इक्वेशन इस ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, कुछ नहीं, सी को लेफ्ट हैंड साइड ले आया। तो मुझको एक बात बताइए, मुझको एक बात बताइए कि ये ट्रायंगल को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अभी जो मैं बना रहा हूं, इस ट्रायंगल को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी? इस ट्रायंगल को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी? P प्लस क्यू, मान लो कि ये सेम सीक्वेंस में, तो ये तो अपोजिट वाले के बराबर होना चाहिए, आर को तो अपोजिट होना चाहिए। तब हम लिखते हैं P प्लस क्यू इक्वल टू आर। नहीं समझे? P प्लस क्यू इक्वल टू आर। अरे P प्लस क्यू इक्वल टू आर, हाँ या ना? लिखते हैं हम लोग P प्लस क्यू इक्वल टू आर, लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल लिखते हैं। लेकिन मास्टर यहां पे तो माइनस आर है ये तो आर का उल्टा है। तो क्या अब मैं P प्लस क्यू इक्वल टू माइनस आर लिख सकता हूं? मजेदार चीज बता रहा हूं भैया, ध्यान से देख लेना, अच्छा स्टूडेंट डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा इस बात को। सुनिए, P प्लस क्यू अब मैंने लिख दिया बराबर माइनस आर। इन शॉर्ट P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। मतलब जब ये तीनों सेम सीक्वेंस में आ जाएं, साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएं, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेक्टर्स है ना, नाम दे दो इनके, ए, बी एंड सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। देखो बात बहुत ही बेसिक थी, लेकिन मैंने जितने तरीकों से डिकोड करके बता सकता था, हर तरह से आपको डिकोड करके ये बात बता दी है। ठीक है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अभी भी बचा हुआ है कुछ, बताता हूं वो भी, सुनो, पूरी पूरी जानकारी लेके जाओ, पूरा ज्ञान लेके जाओ। देखो, इसको, इस लाइन को यहां रखो, इस लाइन को यहां रखो, उठा के कहीं भी रख सकते ना वेक्टर को, क्या फर्क पड़ रहा है? और ये जो लाइन है इसको यहां रखो। ऐसा क्यों कर दिया मास्टर? क्या खेल चल रही है? हैं, इसको यहां रखो, उसको वहां रखो, क्या मजाक करवा रहे हो? अरे ये ए है, ये ए है ना, ये बी है और ये सी है। अब ये एक बॉडी पे इमेजिन करो कि आपने इस तरह से फोर्स लगाए हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, ए और बी का, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, ए और बी का, वो कुछ यहाँ आएगा और वो कैंसल आउट कर देगा, ए और सी का रिजल्टेंट जो है वो कैंसल आउट कर देगा बी को। तो यहाँ से भी वही बात साबित हो रही है कि बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, और अगर नेट फोर्स बॉडी पे 0 है, अगर नेट फोर्स बॉडी पे 0 है, तो बॉडी का एक्सिलरेशन 0 है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन्ड रहेगी। बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन्ड रहेगी। तो क्या बोल रहा है ये? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, अब मैं चाहूंगा कि आप ओरली इस सवाल को करें। ये लॉजिक आज भी बताया, मोशन इन प्लेन में भी बताया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी सिखाया था। अब मैं चाहता हूं कि ओरली देख के आप इसको मुझे बता दो, कि डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो कि मास्टर ये एमवी मोमेंटम आ रहा है, तो यहां साइन कंपोनेंट, यहां साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट। साइन चेंज नहीं होगा, कॉस चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको इतना देखना आना चाहिए कि डेल्टा पी बराबर 2 mv cos थीटा। किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर से बता देता हूँ रिजॉल्व करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? आपका फायदा ही मेरा इकलौता उद्देश्य है। mv cos थीटा, mv cos थीटा, और यहाँ पे mv sin थीटा। ठीक है, इनिशियल के। अब जब ये वापस जा रहा है, ब्लू कलर ले लेता हूँ, यहाँ जा रहा है ना, तो इस तरफ हो जाएगा इसका mv cos थीटा, और इधर हो जाएगा क्या? mv sin थीटा। तो mv sin थीटा, mv sin थीटा सेम डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2mv cos थीटा। तो रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट कितना आ गया? ये आ गया 2 इंटू मास, कितना है मास? मास m ही है, v ही है, और cos 60 होता है 1/2।
आंसर आ गया आपका mv। सिंपल सी बात थी, बातें बढ़ाते हैं आगे। आओ बेटा अगला सवाल पढ़ें। पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टल with a velocity of 400 meter per second strikes a wood block of mass 2 kg which is suspended by light in extensible string। बड़ी अच्छी बात है। करना क्या है इसमें, काफी बातें लिख दी। हमको निकालनी है स्पीड जिससे कि वो बाहर निकलेगा, है ना। और थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है। बुलेट देके रखी हुई है, उसका मास आपको देके रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली चल रही है किसी स्पीड से, ठीक है। स्ट्राइक करती है लकड़े के टुकड़े में, लकड़े के टुकड़े का भी मास देके रखा है, जो आपने एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से लटका के रखा हुआ है, उसकी लेंथ भी देके रखी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक इज फाउंड टू राइज अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो जैसे ही बुलेट आई और इसमें घुसी, वैसे ही ये एक रस्सी से बंधा हुआ था, ये थोड़ा सा ऊपर सरका, वो ऐसा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, अरे हाँ बोला क्या था, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक। वो स्पीड आपको निकालनी है जिससे कि ये बाहर निकलेगी, ठीक है। समझते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आइए पहले ये समझे हम लोग कि चल क्या रहा है सिचुएशन में। सिचुएशन में चल रहा है मोमेंटम का कंजर्वेशन। कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, कॉन्सेप्ट है मोमेंटम कॉन्जर्वेशन। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है मोमेंटम कॉन्जर्वेशन का। अब देखो मोमेंटम कॉन्जर्वेशन क्या कहता है, मोमेंटम कॉन्जर्वेशन ये कहता है कि यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होता, इनिशियल मोमेंटम बराबर रहता है फाइनल मोमेंटम के। मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं होता, इनिशियल मोमेंटम बराबर रहता है फाइनल मोमेंटम के। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजे आ गए, है ना। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एक बुलेट है जो चलते हुए जा रही है, चलते हुए जा रही है ना, ध्यान से देखना। एक बुलेट है जो चलते हुए जा रही है और ये बुलेट गई और फाइनली टकरा गई, भिड़ गई किसमें, एक लकड़ी के टुकड़े में। एक लकड़ी के टुकड़े में जाके ये टकराई, जिसकी वजह से लकड़ी का टुकड़ा ऊपर गया। हमें क्या करना है, हमें लगाना है मोमेंटम का कंजर्वेशन, इनिशियल और फाइनल। अब फाइनल सिचुएशन क्या है समझो जरा सवाल देख के। चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे। सवाल आपके सामने है, आपने पढ़ लिया सवाल कि बुलेट चल रही है, कितना मास है बुलेट का, 10 ग्राम का मास है बुलेट का, बहुत बढ़िया शानदार। हॉरिजॉन्टली चल रही है, 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाके टकराती है लकड़ी के टुकड़े से, और उसका मास भी आपको देके रखा है, जो कि लटका हुआ है लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, जिसके कारण जो सिस्टम है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10 सेंटीमीटर से राइज कर जाती है। कितनी कितनी उड़ जाती है, 10 सेंटीमीटर से। स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इट इमर्जेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ब्लॉक। देखिए ये रही बुलेट, ये रही बुलेट, और ये रहा ब्लॉक, ये रहा ब्लॉक, और ये ऐसे किसी रस्सी वगैरह से लटका हुआ है, ठीक। अब ये बुलेट चलते हुए जा रही है, बुलेट चलते हुए जा रही है, टकराती है। ये इनिशियल पिक्चर, इनिशियल लिख देता हूं यहां पे, इनिशियल, इनिशियल, ठीक है। इनिशियली क्या हो रहा है, बुलेट जिसका मास देके रखा है कितना, 0.01 kg, केजी में ले रहा हूं, है ना, 10 ग्राम देके रखा है, और वेलोसिटी कितनी देके रखी है, वेलोसिटी देके रखी है 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 400 मीटर पर सेकेंड। अब ये जाता है, टकराता है इसके अंदर, और उसके बाद इमर्ज करता है बाहर, निकलता है इसमें से बाहर। तो इस प्रक्रिया में ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये 10 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर आ चुका है, ठीक है। और यहां से बुलेट निकली अपनी किसी स्पीड पे जो हमको पता करनी है। तो लकड़ी के टुकड़े की स्पीड में मान लेता हूं, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ना जिसका मास 2 kg है, ठीक है,
इसकी स्पीड में मान लेता हूं कुछ v, और ये जो बुलेट है, बुलेट का मास हमने m लिया तो उसको m डैश कह देते हैं। इसकी स्पीड में ले लेता हूं कुछ इसकी स्पीड ले लेता हूं v फाइनल या v डैश, जो लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात है मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना। अब ध्यान से देखना, ये फाइनल पिक्चर है, ये इनिशियल पिक्चर। या तो एक काम करते हैं ना, बुलेट को m डैश कह देते हैं, इसको m कह देते हैं, ठीक है। तो ये m डैश और ये v डैश, सिंपल नामीकरण हो गया, ठीक। तो देखो आपने बोला कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिचुएशन में नहीं लग रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम इतना है, मास इनटू वेलोसिटी। हमने कह दिया कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। तो 0.01 इंटू 400 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है? इन दोनों का मोमेंटम होगा। इसका मास कितना है? 2 kg, और इसकी वेलोसिटी नहीं पता, प्लस बुलेट का मास वही लिख दिया हमने 0.01, और बुलेट की वेलोसिटी वही तो फाइंड आउट करनी है। अरे यही तो निकालना है हमको। लेकिन मास्टर यहाँ पे तो एक पेच अटक गया, यहाँ तो एक दिक्कत हो गई, यहाँ तो एक बात अटक गई बीच में। कौन सी? वो है ये कि ये लकड़ी के टुकड़े की वेलोसिटी कैसे पता करें। अब एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बहुत ही सरल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनना थोड़ा सा ध्यान से, कि यदि यदि ये लकड़ी का टुकड़ा कितनी हाइट तक गया है? कुछ 10 सेंटीमीटर हाइट तक ये राइज कर पाया है ना? आया ना? बिल्कुल कर पाया है। तो वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी? और चाहो तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, v² = u² + 2as वाली। आप ये बताइए कि ये जो हाइट तक गया है, अगर मैं उल्टा सोचूं कि यहां से मैं इसको लीव करता तो नीचे आने पे कितनी वेलोसिटी इसके पास होती, वो आप कैसे निकालते हैं? आप लिखते हैं सिंपली, आप लिखते हैं यहाँ की एनर्जी। चलो एनर्जी से भी नहीं करना है आपको, v² = u² + 2as में लगा रहा हूं y डायरेक्शन में। इसको अगर मैं उल्टा सोच रहा हूं, मैं उल्टा कि अगर मैं इसको यहां से लीव करता हूं तो नीचे आएगा, उतनी वेलोसिटी नीचे दे दूं यहां तक जाएगा, लीव करूं नीचे आएगा, उतनी वेलोसिटी यहां दे दूं ऊपर जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो हमने कह दिया कि यार लीव अगर आप करते हो इनिशियल वेलोसिटी 0, v तो सिंपली आ गया √2gh। बहुत बढ़िया, g तो एक्सेलरेशन है इसका नीचे। एक और तरीका मैं सीधे यहाँ पे लगा सकता हूँ, इधर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं ½ mv² या ½ mu² = mgh। यहाँ से भी वही रिजल्ट आता है, यहाँ से भी वही बात आती है, √2gh। हाँ या ना? यस और नो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू उठा के रख दी वेलोसिटी की, कितनी? √2gh। √2 इंटू जी इंटू हाइट कितनी है इसकी? अरे हाइट कितनी है? कितनी हाइट तक गया? 10 सेंटीमीटर, यानी 10/100। गया 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 गया, √2 वैल्यू उठा के रख दो और कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा मैं कि नहीं छोड़ूं? करूं? बोलो, एक सेकंड ना। इसको कैलकुलेट करना, नियरली आंसर मैच होगा। 121 122 के आसपास आएगा, 120 हम मैच करेंगे, ठीक है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल, अगला लॉजिक आपके सामने है, ये पढ़िए जरा सवाल को। क्या कहता है सवाल कहता है कि द फोर्स F acting on a particle of mass m is indicated by the force time graph shown below। F वर्सेस T का ग्राफ आपको देके रखा हुआ है, F वर्सेस T का ग्राफ आपको देके रखा हुआ है। द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। अब आप एक बात बताइए कि क्या इसका लॉजिक हमारे पास है? क्या हमको चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स में रिलेशन पता है? क्या हमको ये पता है कि इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम होता है? क्या हमको ये भी पता है कि फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं? तो क्या हमको ये भी जानकारी है कि हम लोग चेंज इन मोमेंटम को
इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन अगर किसी चीज़ का हम करते हैं तो वो और कुछ नहीं होता है, वो हमको क्या देता है, वो देता है एरिया अंडर द कर्व। वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो इसका टोटल एरिया आप निकाल लीजिए कितना बन जाएगा। ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बन गया 6। ये कितना है, ये है 2 इंटू -3, यानी ये बन गया कितना, 2 इंटू -3 -6। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों तो निपट गए। ठीक है, अब ये एरिया कितना है, 4 इंटू 3 12। तो आंसर आपने डायरेक्टली लिख दिया +12 न्यूटन सेकेंड। ये है चेंज इन मोमेंटम, ये है इम्पल्स, ये है चेंज इन मोमेंटम। आसान सवाल था। चलो, आज थोड़ी सी मेरी एनर्जी आपको कम फील हो रही होगी, हो सकता है, क्योंकि फिजिकली मेरी आज थोड़ी सी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है ना। एनीवेज चलिए सवाल करते हैं। सवाल क्या कहता है, अ बलून विथ मास m, अ बलून with mass m is descending down with an acceleration a, where a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration of a? देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सरल है, कॉन्सेप्ट बड़ा ही सीधा है। कॉन्सेप्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ, जो क्या है, जो सिर्फ ये है एफ नेट इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि आपके पास एक बलून है जो कि नीचे गिर रहा है, जो कि नीचे गिर रहा है। इसका मास कितना है, कुछ m मास है। अगर ये नीचे गिर रहा है तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे नीचे फोर्स लग रहा है mg। अब अगर कोई बॉडी नीचे गिरती है तो उस पर mg के अलावा और कौन सा फोर्स लग सकता है, उस पर एयर के कारण एयर रेजिस्टेंस लग सकता है, बाइंड फोर्स लग सकता है ना। अब हमको सवाल में क्या कह के रखा है, सवाल में क्या कह रखा है कि एक बलून है जो m मास से डिसेंड कर रहा है नीचे, और अगर आपने उसमें से कुछ वजन हटा दिया तो वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि वो ऊपर क्यों जाना शुरू करेगा, क्योंकि उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। और वो कौन सा फोर्स है, वो बाइंड फोर्स है। वो कौन सा फोर्स है, बाइंड फोर्स है। अब पहले केस में बॉडी का जो मास है वो डोमिनेट कर रहा था, बॉडी पे लगने वाला mg जो है वो डोमिनेट कर रहा था। तो पहली कंडीशन में आपने इक्वेशन क्या लिख दी, पहली कंडीशन में आपने इक्वेशन लिख दी mg माइनस एफ बी इक्वल्स टू एम ए, mg माइनस एफ बी इक्वल्स टू एम ए। दूसरे केस में आपने क्या किया, सुनना जरा ध्यान से, दूसरे केस में आपने क्या किया, दूसरे केस में आपने इसमें से कुछ वजन बाहर फेंक दिया, तो अब बचा m माइनस एम मास। तो नीचे कितना बन गया, फोर्स m माइनस एम टाइम्स ऑफ g। ठीक है, ऊपर जो बायेंट फोर्स लग रहा था भैया वो तो लग ही रहा है, लेकिन अब बॉडी कहां जाने लगी, अब बॉडी ऊपर जाने लगी। कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो अब इसकी इक्वेशन क्या लिखिएगा, क्या लिख देंगे आप इसकी इक्वेशन, एफ बी, अरे बोलो मेरे लाल, माइनस एम टाइम्स ऑफ जी इक्वल्स टू, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं। क्या लिखा आपने, आपने लिखा एफ बी माइनस एम टाइम्स ऑफ जी इक्वल्स टू m माइनस एम टाइम्स ऑफ a। ये लिख दिया आपने इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास आ गई हैं दो इक्वेशंस, ये आपके पास आ गई हैं दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं सॉल्व, दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं सॉल्व। निकालना क्या है हमको, ये करते हैं सवाल। सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि बलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन, बलून डिसेंड कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a। अब देखो बड़ी ही सरल सी सिचुएशन है। ठीक है, जो इक्वेशंस आपने अभी लिखी वो फिर से लिख दीजिए। क्या इक्वेशन आपने लिख दी, एक इक्वेशन आपने लिखी mg माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स बाय एंड फोर्स इक्वल्स टू ma,
और दूसरी इक्वेशन आपने लिख दी बायएंट फोर्स माइनस एम डैश जी इक्वल टू एम माइनस एम डैश ए, है ना। और अब ये दोनों इक्वेशंस को हम कर देते हैं ऐड अप, इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड अप। जैसे ही ऐड करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एम जी, ठीक है, ये माइनस इधर लगा हुआ है, ये बन जाएगा माइनस एम जी, माइनस माइनस बना प्लस एम डैश जी इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए यानी 2ma, और ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस एम डैश ए। ठीक, तो ये एम जी कैंसल आउट हो गए और ये एम डैश एड अप कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम डैश टाइम्स ऑफ जी प्लस ए इक्वल्स टू 2ma, है ना। और एम डैश कितना बन गया, एम डैश बन गया 2ma अपॉन जी प्लस ए। तो ये आ चुका है आपके सामने सही जवाब, ये आ गया है आपके सामने सही जवाब। क्या आ गया है, 2ma अपॉन जी प्लस ए, 2ma अपॉन जी प्लस ए। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़िए जरा सवाल को क्या कहता है। एन एक्सप्लोजन breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. 2 of them go off at right angles to each other. ठीक है, दो जो हिस्से हैं उनके साथ क्या हुआ, वो राइट एंगल्स पे निकल गए। जैसे मान लीजिए बना देते हैं हम लोग कि ये रहा ब्लॉक, ये रहा रॉक। टकराने के बाद क्या हो रहा है, टकराने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि उनमें से जो दो हिस्से हैं वो चले गए कहाँ, वो चले गए टकराने के बाद ऐसे राइट एंगल्स पे 90 डिग्री पे निकल लिए। ठीक है, ये जो ऐसा ब्लॉक है ना आपका, ये जो सिस्टम है इसमें से एक यहाँ चला गया और एक यहाँ चला गया। ठीक, और उनकी स्पीड वगैरह आपको देके रखी हुई है। क्या क्या देके रखा हुआ है आपको, 2 of them go off at right angle to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12। एक पार्ट जो है जिसको आप m1 कह सकते हैं, ये जा रहा है किस स्पीड से, v1 से। एक पार्ट m2 वो जा रहा है किस स्पीड से, वो जा रहा है v2 स्पीड से। ठीक है, if the third part flies with 4 meter per second then its mass is क्या बोला आपको, 1 kg 2 kg। तीसरे वाले का आपको मास पता करना है, तीसरे हिस्से का मास पता करना है। देखो टोटल मोमेंटम इनिशियल, टोटल मोमेंटम फाइनल, ये चर्चा चलने वाली है, बात वही चलने वाली है। क्या चलने वाली है बात, कि टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम। और आपने कह दिया कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना बन गया, 0 बन गया। तो क्या टोटल फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कितने मासेस हैं, कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, तो आप लिखेंगे मोमेंटम ऑफ 1 प्लस मोमेंटम ऑफ 2 प्लस मोमेंटम ऑफ 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब सर ये तो आपने वेक्टर इक्वेशन लिख दी, बिल्कुल वेक्टर इक्वेशन लिख दी। और आइए अब इसको समझते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व किया जाए इस वेक्टर इक्वेशन को। देखो बॉडी का एक टुकड़ा यहां जा रहा है, एक टुकड़ा यहां जा रहा है, तो तीसरा वाला उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे जाना जरूरी है, तभी मोमेंटम सिस्टम का हो पाएगा बैलेंस। ठीक है, एक को आपने लिख दिया P1, एक को आपने लिख दिया P2, एक को आपने लिख दिया P3, और आपने कह दिया कि वेक्टोरिकली P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर 0, नेट मोमेंटम 0। लेकिन अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, बिल्कुल हैं। तो क्या इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां होना चाहिए, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट यहां होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या इनका रिजल्टेंट तीसरे वाले को बैलेंस करना चाहिए, क्या 1 2 का रिजल्टेंट, क्या 1 और 2 का रिजल्टेंट तीसरे वाले को बैलेंस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट मैं क्या लिख दूंगा,
P12 का मैग्नीट्यूड में कितना लिख दूंगा, उसको मैं लिख दूंगा रूट ओवर P1 स्क्वेयर प्लस P2 स्क्वेयर प्लस 2P1 P2 कॉस 90, और डायरेक्टली कॉस 90 को 0 रख दो, 2P1 P2 कॉस थीटा कॉस 90 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे 1 और 2 का रिजल्टेंट और उसको इक्वेट करेंगे 3 से। इतनी सी बात हमको करनी है, तो आइए करते हैं। हमने कहा कि 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है, जिसको मैं P12 कह रहा हूं, वो कितना है, P12 है इतना, रूट ओवर P1 स्क्वेयर, P1 को आपने कितना लिख दिया, P1 को आपने कितना लिख दिया, M1 V1, M1 V1 कितना 12, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, P2 स्क्वायर को आपने कितना लिख दिया, M2 V2 यानी 2 इंटू 8, ठीक है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का रिजल्टेंट आपने लिख दिया। P1 M1 V1 P2 M2 V2, रिजल्टेंट कितना बन गया, रिजल्टेंट इतना बन गया, रूट ओवर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। यहां कर लेते हैं कैलकुलेट, कितना 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, यही बना, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, और 16 का कितना होता है, 16 का कितना होता है, करके देखो तो 16 16 6 6 36, 6 1 9, 6 1 कितना बन गया ये 6 5 256। ठीक है, तो इसमें 256 ऐडअप करो, 144 में कितना बनता है ये, नेट लिख दो, नेट नेट कितना बन जाएगा, 6 और 4 10, 5 और 5 10, और ये 4, 400 को क्या लिख दोगे, 400 को आपने लिख दिया 20, रूट 400 को लिख दिया 20। ठीक है, तो अगर आपके पास P12 का रिजल्टेंट आ चुका है, तो क्या अब इसको आप तीसरे से इक्वेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कर दो। तो मतलब कि अब आप ये कह सकते हो कि जो तीसरा वाला बॉडी है, जो तीसरा वाला हिस्सा है, उसका जो मोमेंटम होगा, ये तो आया आपका 20, तो क्या आप ये कह सकते हो कि P3 मतलब M3 इंटू क्या वेलोसिटी देके रखी है उसकी 4, ये बराबर होना चाहिए 20, तो M3 कितना आ गया, M3 आ गया 5, M3 कितना आ गया 5 kg। नोट कर लो जरा ध्यान से सभी लोग, क्विक, डन। चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे, अब चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। ये पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है, रीड द क्वेश्चन। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, फोर्स आपको देके रखा हुआ है क्या, ये देके रखा हुआ है आपको फोर्स, एक्वायर्स एन एक्सिलरेशन ऑफ, एक्सिलरेशन आपको देके रखा हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत क्या है ना कि फोर्स आपको देके रखा है वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलरेशन देके रखा है मैग्नीट्यूड, तो क्यों ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए, क्यों ना मॉड एफ कैलकुलेट कर लिया जाए। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, बोल के बताओ जरा, रूट ओवर एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर प्लस एफ जेड स्क्वेयर, तो रख दें उठा के, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा रूट ओवर 6 स्क्वेयर 36 प्लस 8 स्क्वेयर 64 प्लस 10 स्क्वेयर 100, तो ये बन गया 2 रूट 10। ठीक है, कितना बना है 200 बना ना, सॉरी 10 रूट 2, उल्टा लिख दिया, 2 रूट 10, 10 रूट 2, 10 रूट 2। ठीक है, आपको निकालना है मास ऑफ द बॉडी। अब लगा दीजिए F इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ A, F की वैल्यू आपने रख दी 10 रूट 2 इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन 1, तो आंसर आ गया आपका 10 रूट 2 kg, आंसर आ गया 10 रूट 2 kg। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने है ये, अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth wedge of inclination theta, the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge। क्या कह रहा है ये, एक वेज है, ठीक है, और इस वेज पे एक ब्लॉक रखा हुआ है,
ठीक है, इस वेज पे रखा हुआ है एक ब्लॉक। ठीक, इस वेज पे रखा हुआ है एक ब्लॉक। अब ये कह रहा है कि पूरा सिस्टम जो है आपने एक्सेलरेट किया हॉरिजॉन्टली और ब्लॉक इस पे टिका हुआ है। तो ये मान लीजिए कि आपने आगे के दिशा में इसको एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से भाग रहा है और ये टिका हुआ है। तो ये कैसे टिका रह सकता है? इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या होगा कि आप उस ब्लॉक पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, और हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। सुनना जरा ध्यान से, क्या फंडा लगाएंगे हम लोग? स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये देखो, ये मान लो कि वेज है और ये मान लो कि बक्सा है। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, वेज और ये ब्लॉक, वेज और उसके ऊपर बक्सा रखा हुआ है। अब ये सिस्टम अगर ए एक्सेलरेशन से आगे भाग रहा है, आप इसके ऊपर जाके बैठ जाओ। आप मुझको ये बताओ कि इस बक्से पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। एक फोर्स तो डेफिनेटली लगेगा mg का, और mg का एक कंपोनेंट लगेगा नीचे की दिशा में, ये आपने बना दिया mg, और mg का एक कंपोनेंट आपने बना दिया यहाँ पे। कितना बन गया? ये एंगल थीटा है, ये mg है, तो ये mg का, ये थीटा, ये थीटा, ये mg का साइन थीटा बन गया। बिल्कुल बन गया। अब ये एक्सेलरेशन ए है तो इसके ऊपर लगेगा पीछे की दिशा में स्यूडो फोर्स। इस पर लगेगा पीछे की दिशा में स्यूडो फोर्स, सूडो सूडो। ठीक है, एफ पी, और एफ पी का एक कंपोनेंट लगेगा यहां। अब अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा और ये वापस थीटा, तो ये बन गया एफ पी का कॉस थीटा, स्यूडो फोर्स का कॉस कंपोनेंट। एफ पी को आपने कितना लिख दिया? स्यूडो फोर्स क्या होता है? ये इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई एफ पी का कॉस थीटा बराबर एम जी का साइन थीटा। एफ पी का कॉस थीटा बराबर एम जी का साइन थीटा। तो आपने लिख दिया ये पीछे की दिशा में एफ पी कॉस थीटा, नीचे की दिशा में एम जी साइन थीटा, है ना। और इन दोनों को कर दिया आपने इक्वेट। एफ पी का कॉस थीटा बराबर एम जी का साइन थीटा। स्यूडो फोर्स को आपने लिख दिया मास टाइम्स एक्सिलरेशन इक्वल टू एम जी साइन थीटा। मास से मास कट गया, आपको निकालना है कि आपको एक्सिलरेशन निकालना है। ये कितना बन गया? जी टेन थीटा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? ये एक्सिलरेशन आ गया। हाँ, तो फोर्स कितना आ जाएगा? इनटू मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि आंसर आ गया डी। क्या आ गया सही जवाब? सही जवाब है डी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को भी इस सवाल में नहीं है? चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है ये, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट। अच्छी बात है। इफ अ फोर्स एफ बराबर इतना इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट देन द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। सबसे पहले निकालिए एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन कितना बनेगा बेटा? एक्सिलरेशन बन जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स के लिए आपको यहां पे टी इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। तो फोर्स बन गया 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 3, तो 9 6 54 आई कैप, प्लस ये कितना बन गया? ये कितना बन गया? ये बन गया 12 जे कैप। ये फोर्स है। मास बॉडी का 3 देके रखा है, तो एक्सिलरेशन के लिए आप डायरेक्टली फोर्स अपॉन मास कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन गया कितना? 3 1 ज़ 3, 3 8 ज़ 24 प्लस 3 4 ज़, ठीक है, 18 आई कैप प्लस 4 जे कैप। क्लियर है इतनी बात? 18 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आ गया है सही जवाब। ये आ गया है सही जवाब। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़िए जरा सवाल को, क्या कहता है सवाल। अ 600 kg रॉकेट, रॉकेट का मास देके रखा है 600 kg। चलिए जरा पढ़िए सवाल को, क्या कहता है ये। 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर अ वर्टिकल फायरिंग इफ द एग्जॉस्ट स्पीड इज 1000 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द इजेक्टेड गैस पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट। आइए जरा लॉजिक समझें पहले, क्या फंडा है इसका, क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक रॉकेट ऊपर कैसे उठ पाता है। एक रॉकेट ऊपर उठ पाता है उस फोर्स के कारण जो उसकी गैसेस जमीन पे लगाती हैं। गैसेस बाहर निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही है। गैसेस बाहर निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही हैं। और अगर गैसेस नीचे निकल रही हैं तो इनका थ्रस्ट लगेगा ऊपर, इनका थ्रस्ट लगेगा ऊपर, ठीक है। तो गैसेस किस रेट पे निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं dm/dt के रेट पे, ठीक है। और ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने कह दिया Ft, थ्रस्ट फोर्स। बहुत बढ़िया। अब ये फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कब, जब मास कांस्टेंट हो। क्या यहाँ पे मास कांस्टेंट है, नहीं, मास ही तो बाहर निकल रहा है, कुछ मास कंटेनर में से बाहर निकल रहा है। तो हम यहाँ पे फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे udm/dt। हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे udm/dt। क्यों, क्योंकि मास बाहर निकल रहा है ना, वही तो फोर्स है। किस किस वजह से बन रहा है फोर्स, देखो फोर्स को हम लिखते हैं dp/dt और p को लिखते हैं mv, ठीक है। अब अगर मास कांस्टेंट होता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है F = udm/dt का, ये है थ्रस्ट फोर्स। और ये कहाँ काम आएगा, ये बॉडी को लिफ्ट करने में काम आएगा। अब नीचे फोर्स लग रहा है mg, तो आपने लिख दिया, आपने लिख दिया। अब इसके कारण क्या हो रहा है, ये लिफ्ट हो रहा है ना, बस आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। आपने लिख दिया F = u टाइम्स ऑफ dm/dt इक्वल्स टू mg, ठीक है। आपने इसको लिख दिया इक्वल टू mg, ये है dm/dt। आपको निकालना क्या है, यही तो निकालना है। dm/dt कितना बन गया, वो रेट जिस पे गैसेस बाहर निकल रही हैं, ये कितना बन गया, ये बन गया mg डिवाइडेड बाय u। मास कितना है इसका, 600 kg। मास कितना है, 600 kg इंटू जी की वैल्यू 10 रख दो, 6000 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 6 kg पर सेकेंड इज द आंसर। 6 kg पर सेकेंड इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी किसी को भी इस सवाल में है, नहीं है। चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल एंड कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब पहला लॉजिक आपके सामने आ रहा है एटवुड मशीन। क्या होती है एटवुड मशीन, क्या होता है एटवुड मशीन में, आइए जरा समझें। हम बात कर रहे हैं एटवुड मशीन की, क्विकली बता देता हूं। क्या होता है बेटे एटवुड मशीन में, इस तरह की एक मशीन होती है, ऐसा एक सिस्टम है, बहुत बढ़िया है। और यहां पे दो रस्सियां लगी हुई हैं, और ये दो मासेस आपने लटका दिए, ठीक है। एक M1, एक M2। अब मान लीजिए कि M2 बड़ा है M1 से, M2 बड़ा है M1 से, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर M2 बड़ा है M1 से तो एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। और आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, आप दोनों की इंडिविजुअली इक्वेशंस लिखेंगे। 2 की अगर बात करें तो 2 पे क्या फोर्सेस लग रहे हैं, M2G नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। M1 की बात करूं तो M1G नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। और इसका एक्सिलरेशन A, कॉमन एक्सिलरेशन सेम होगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहां पे
m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, पहली इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई पहली इक्वेशन, बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन आपने लिख दी t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को आप एडअप कर देंगे, टेंशन कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गई एक्सिलरेशन की वैल्यू, ये आ गई एक्सिलरेशन की वैल्यू। ठीक है, क्या बन गई, दोनों को एडअप किया m2 माइनस एम वन जी अपॉन m1 प्लस m2, और इसी तरह से अगर आप एक्सिलरेशन की वैल्यू रख देंगे उठा के, तो टेंशन आएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है बेटा, क्लियर है फंडा? तो आइए इसको अप्लाई करते हैं, सीधी सी बात थी, आसान सी बात थी, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2020 में इतना सरल सवाल पूछा, मुझे तो कई बार यकीन नहीं आता है वाकई में कि इतना नीट रिसेंट में इतना सिंपल सवाल पूछा हुआ है। तो क्या कर देंगे आप लोग, आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों मासेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों मासेस का सम इनटू जी, तो कितना आ गया g/5 इज द आंसर। कितने 10 सेकंड भी नहीं लगे इस सवाल को करने में, था आसान, इतना आसान सवाल नहीं पूछने चाहिए। बच्चे को कई बार क्या यकीन नहीं आता है कि अरे वाकई में इतना आसान पूछ लिया है, या मैं ही कुछ समझने में गलती कर रहा हूँ। 2018 का सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो ज़रा सवाल को। अब वापस इसको हम सूडो फोर्स के मेथड से करेंगे। अब इस बार मैं पूरा उतना नहीं बना रहा हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सीधे जाके मैं इसके ऊपर बैठ रहा हूँ, है ना। और मैं बात कर रहा हूँ फोर्सेस जो इस पर लगने वाले हैं। एक लगेगा mg, बिल्कुल लगेगा, और एक लगेगा पीछे की दिशा में सूडो mg, और पीछे लगेगा सूडो। ठीक, सूडो कितना होता है, सूडो होता है ma। अब 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 ये इस दिशा में क्या है, इस दिशा में क्या है, इस दिशा में क्या है, बोलो जरा। इस दिशा में है सूडो का कंपोनेंट, इस दिशा में है सूडो का कंपोनेंट। ये एंगल थीटा है, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा। ठीक है, ये सिचुएशन है, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा। अब आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया कि अगर ये सूडो फोर्स है, ये थीटा है, तो ये सूडो फोर्स का कॉस थीटा है। और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है mg का साइन थीटा, नीचे लग रहा है mg का साइन थीटा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। तो सूडो का कॉस थीटा बराबर mg का साइन थीटा, बहुत शानदार। निकालना क्या है, ए और थीटा के बीच का रिलेशन निकालना है। सूडो को आपने लिख दिया m टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ g साइन थीटा, सरल बात है। m कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई g टेन थीटा, ए की वैल्यू आ गई g टेन थीटा। साइड में हट रहा हूं, देख लो लिख लो, ठीक है, तेज रफ्तार में सभी लोग। चलो अगले सवाल पे आते हैं, आसान बात थी, कर चुके थे हम लोग। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है, पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 3m and m are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut. देखो क्या कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है, ये रही स्ट्रिंग और ये रही स्प्रिंग। लिख देता हूं, स्ट्रिंग स्प्रिंग, ठीक है, रस्सी और स्प्रिंग। आपने स्ट्रिंग काटी है, स्ट्रिंग, आपने रस्सी काटी है, और जैसे रस्सी काटी
वैसे ही इमीडिएट बेसिस पे एक्सिलरेशंस क्या होने वाले हैं ये हमको समझना है। देखो सुनना जरा बात ध्यान से। सबसे पहले आप ये समझो कि सिस्टम क्या है, सिस्टम में हो क्या रहा है। अगर ये सिस्टम बंधा हुआ है तो रस्सी पे, सॉरी स्प्रिंग पे कितने मासेस के कारण एक्सटेंशन है? स्प्रिंग के ऊपर कितने मासेस के कारण एक्सटेंशन है? स्प्रिंग के ऊपर इतने मास के कारण खिंचाव है, एक्सटेंशन है। 4m मास के कारण ये जो स्प्रिंग है इसमें खिंचाव है, एक्सटेंशन है, बिल्कुल है। आपने अगर रस्सी काट दी, अगर बीच में से आपने रस्सी उड़ा दी तो क्या होगा? रस्सी उड़ाने के कारण जो टेंशन बैलेंस कर रहा था नीचे वाले एम को वो गायब हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या करेगा? एम तो अचानक से आ जाएगा फ्री फॉल में। मतलब नीचे वाले के लिए तो एक्सिलरेशन जी होना चाहिए, नीचे वाले के लिए तो किन किन की बात चल रही है? ए और बी की ना। हाँ, तो बी के लिए तो मतलब नीचे वाले के लिए तो एक्सेलरेशन जी होना चाहिए, मतलब इन दो में से कोई ऑप्शन होगा। ऊपर वाले के लिए कितना होगा वो समझते हैं। बात समझ में? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जैसे ही मैंने ये कहा कि जैसे ही आपने इस रस्सी को काटा, जैसे ही आपने इस रस्सी को काटा, एक रस्सी है और एक स्प्रिंग है, जैसे ही आप इस रस्सी को काटोगे वैसे ही इस रस्सी का टेंशन जीरो, लेकिन रस्सी पे mg फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से फ्री फॉल में नीचे आ जाएगा, गिरेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्प्रिंग के, क्या इस स्प्रिंग पे क्या हो रहा है, इस सिस्टम पे क्या हो रहा है, ये 3m के साथ जीवन में क्या घट रहा है, अगर ये हम समझें तो जरा ध्यान देना। 3m पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? 3m पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? 3m पे एक फोर्स लग रहा है नीचे, 3mg। एक फोर्स लग रहा है ऊपर, क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स। आपने अचानक से इसको काटा, फील करना बात को, आपने अचानक से इसको काटा, उसके पहले तक स्प्रिंग में कितना फोर्स था? स्प्रिंग में 4mg के करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन था। उसके पहले क्या हो रहा था कि स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग पे ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स। ये रहा स्प्रिंग फोर्स। और नीचे कितना फोर्स लग रहा था टोटल? नीचे लग रहा था इन दोनों का मिला के 4mg लग रहा था। और वो बैलेंस थी बॉडी, मतलब स्प्रिंग फोर्स भी कितना था? 4mg के बराबर था। अचानक से जैसे ही आपने काटा, एक मोमेंट के लिए उतना ही फोर्स लगेगा, फिर स्प्रिंग ऊपर जाएगी, फिर फोर्स चेंज होंगे। समझ में मैंने क्या बोला? जैसे रस्सी को काटा, एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए, 0.0001 सेकेंड के लिए ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 4mg ही होगा, और नीचे 3mg। तो एफ नेट कितना बन गया? 4mg माइनस 3mg कितना बन गया? ये mg ऊपर की दिशा में, एफ नेट। ठीक है। और एक्सिलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास कितना है? 3m है, तो आंसर कितना आया? g/3 आया। आंसर कितना आया? g/3 आया। ऑप्शन क्या आया? g/3 एंड g। ये है सही जवाब, ये है सही जवाब। कहिए जरा, बात समझ में आती है क्या? इतनी बात समझ में सभी को आती है क्या? अब पढ़िए जरा ये सवाल क्या कहता है। ये 3 blocks A, B and C of masses 4, 2 and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. If a force of 14 न्यूटन, 14 न्यूटन का फोर्स अगर आपने लगाया है तो क्या करना है? Then the contact force between A and B. कनेक्टेड मोशन क्या होता है? तरीका क्या कहता है कनेक्टेड मोशन का तरीका? कनेक्टेड मोशन का एक ही फंडा आप याद रखना, कनेक्टेड मोशन का, कनेक्टेड मोशन में मेरे भाई आप एक ही बात याद रखना कि जब आप फोर्स लगाएंगे दोनों साथ साथ चलेंगे। आपने एक को मूव करवाया, दूसरा किसके कारण मूव हुआ? क्या कह रहा हूं मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं कि आपने फोर्स लगाया एक ब्लॉक पे, आपने फोर्स लगाया ए ब्लॉक पे, ठीक है, लेकिन
ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं आपके फोर्स के कारण। आपके फोर्स के कारण ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आपने तो ए पे फोर्स लगाया, बी को किसने चलाया? बी को इन दोनों के बीच के नॉर्मल रिएक्शन ने चलाया। बी को इन दोनों के बीच के नॉर्मल रिएक्शन ने चलाया। आपने ये बना दिया बी, ठीक है, आपने ये बना दिया बी। अब ये बना दिया हमने नॉर्मल रिएक्शन, ये बना दिया हमने इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन, और ये बना दिया बी। अब सुनिए, आप यहां पे लिखेंगे F इक्वल्स टू टोटल मास। मास कितना है? एम ए प्लस एम बी टाइम्स ऑफ एक्सिलरेशन। ये एक्सिलरेशन पूरे सिस्टम का होगा। किसका है ये? ए का है या बी का है? या सिस्टम का है? ये सिस्टम का एक्सिलरेशन है। तो आपने लिखा नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सिलरेशन, और यही एक्सिलरेशन से जो बी है वो भी चल रहा है। अब यहां पे आप लिखेंगे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन, और वैल्यू आप उठा के रख देंगे एम बी इंटू ए। ए कितना बन जाएगा? ए बन जाएगा एफ अपॉन एम ए प्लस एम बी। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने नॉर्मल रिएक्शन। इस तरह से सवाल को हमें अप्रोच करना है। ठीक है, अब ये लॉजिक उठा के लगा दो। यहां पे क्या करोगे भैया? सबसे पहले पूरा सिस्टम साथ साथ चलेगा, पूरा सिस्टम साथ साथ चलेगा। आपने लगाया फोर्स एफ, और एफ फोर्स के कारण कौन चल रहा है? ए बी सी, या तीनों चल रहे हैं। तो आपने लिख दिया टोटल मास ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्सिलरेशन। फोर्स आपने कितना लिख दिया? टोटल 14 न्यूटन। टोटल मासेस कितने बन गए? 3 और 4 7 इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन कितना आ गया मेरे भाई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन आ गया आपके पास। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन आ गया आपके पास। बहुत बढ़िया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का आपको निकालना है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप क्या लिख देंगे? यहां पे क्या है? यहां लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, जो चला रहा है किसको? जो चला रहा है बी और सी को। जो किसको चला रहा है? जो चला रहा है बी और सी को। तो ये बना दो बी, ये बना दो सी। ठीक है, ये बना दिया बी, ये बना दिया सी, ये लगा दिया फोर्स। क्या बन गया फोर्स? फोर्स बन गया नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू टोटल मास। कितना है इनका मास? बी और सी का 2 और 1 3। आपने लिख दिया एन इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन की वैल्यू 2, आंसर आ गया 6। ठीक है, सरल सा लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक। डन डना डन डन। चलिए तो बातें बढ़ा देते हैं आगे तेज रफ्तार में। अब आ रहे हैं फ्रिक्शन पे। पहला सवाल फ्रिक्शन का आपके सामने है ये। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। फिगर गायब है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.05 एंड मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। अब क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन में फिगर गायब है, नीट 2020 का सवाल है, तो मैं ज़रा सा देख लेता हूँ कि क्या फिगर है। नीट 2020, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाइए। मिल चुका है हमको फिगर। ठीक है, ऐसा फिगर है बेटा, ऐसा फिगर है। ये 20 kg है ट्रॉली, है ना। यहाँ है पुली, और ये रस्सी इधर से निकल रही है, और ये 10 kg है। ये 10 kg है। ठीक है, 10 kg, 20 kg, बहुत बढ़िया। चलो शानदार। और म्यू आपको दे के रखा हुआ है इधर। अब देखो बात क्या है कि कौन खींचेगा कौन रोकेगा। जो नीचे वाला 10 kg का ब्लॉक है वो पूरे सिस्टम को खींच रहा है, और क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकना चाहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप लिखोगे mg यानी 100 माइनस टेंशन
इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे आप लिखोगे टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन। फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा म्यू टाइम्स ऑफ एन। म्यू कितना है? म्यू है 0.05 यानी 5/100 इंटू नॉर्मल रिएक्शन 200। गया 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 गया, ये कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपने बना दी, 100 माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए, और दूसरी इक्वेशन आपने यहाँ पे बना दी टी माइनस फ्रिक्शन जो कि है 10 इक्वल टू 20 इंटू ए। एडअप कर दीजिए, दोनों को एडअप कर दीजिए, टेंशन कट गया। 90 बराबर 30 ए, तो ए कितना आ गया? आपको निकालना क्या है? आपसे पूछा है, पूछ के रही है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम। तो ब्लॉक और ट्रॉली सिस्टम का एक्सेलरेशन हमने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या यार यहाँ पे? ओ 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 ओ, कहीं कोई गड़बड़ कर दी है क्या हमने? क्वेश्चन रीचेक कर लें जरा हम लोग। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हमने मासेस उल्टे ले लिए हैं, हमने डेटा उल्टा ले लिया है। एक 10 केजी है और एक 2 केजी है। सॉरी बेटा, ये जो सवाल मैंने दिया है उसका आंसर 3 है, वो करेक्ट है। लेकिन जो सवाल नीट में आया था मैंने डेटा गलत देख लिया था। ठीक है, उसमें 10 केजी कौन सा था? डब्बा 10 केजी है और नीचे वाला 2 केजी है। ये 10 केजी है और ये 2 केजी है। फिगर मिसिंग था ना, अब मैंने जल्दबाजी में देखा और एकदम से गलत हो गया प्राइमा फेसी में। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर पूरा वही रहेगा। समझदार बच्चे हो आप लोग, प्रोसीजर पूरा वही है, बस डेटा चेंज हो जाएगा। क्या लिख देंगे बेटा हम लोग यहाँ पे? म्यू, म्यू कितना है? 5/100 इंटू एन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन 100, तो फ्रिक्शनल फोर्स 5 आ गया। एक इक्वेशन आपने बना दी कितनी? 100 माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू ए, और यहाँ बना दी टी माइनस 5 इक्वल टू एम इंटू ए, और ये इक्वेशन क्या बन गई? ये इक्वेशन बन गई 95 इक्वल्स टू 12a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी आ गई? अभी भी कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं यार, अभी तो नहीं हो रही है गड़बड़। ठीक है, 100 क्या लिखा है मैंने? बाबा रे बाबा रे बाबा, 20। चलो, कितना बन गया ये? 20 माइनस 5 15, 15/12 कितना होता है? 15/12 कितना होता है? 5/4 यानी 1.25 इज द करेक्ट आंसर। ये है आपके सामने सही जवाब। ठीक है, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ो जरा सवाल को, क्या कहता है ये? टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग in uniform circular motion in concentric circles. RA, RB are the radii and VA, VB are the speed. Their time period of rotation is same. The ratio of angular speed. टाइम पीरियड सेम देके रखें, टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। अब अगर टी सेम है तो मेरे भाई ओमेगा भी सेम होगा। आंसर आएगा 1:1। आंसर आएगा 1:1। ठीक है, अगला सवाल। A body of mass m, a body of mass m is kept on a rough horizontal surface, coefficient of friction mu. Horizontal force is applied on the body, it does not move. The resultant of normal reaction, the resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is F. Sorry. या क्या कह रहे थे? हाँ, एफ क्या है? एफ है रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का। तो देखिए, आपने ब्लॉक बना दिया, ये रहा आपका ब्लॉक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है क्या? आपने बॉडी पे फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल फोर्स। द बॉडी इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये लगा दिया आपने फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन
ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज एफ। तो ये बन गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ये बन गया नॉर्मल रिएक्शन, और इनका रिजल्टेंट जो है वो आपने लिख दिया कितना, वो आपने लिख दिया एफ। बड़ी अच्छी बात है। तो एफ कितना बन जाएगा, एफ यानी इन दोनों का रिजल्टेंट। फ्रिक्शन एटमोस्ट कितना हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स एटमोस्ट कितना हो सकता है, एटमोस्ट म्यू एन हो सकता है। ठीक है, सुनना बात ध्यान से। पहले तो आपने इसको लिखा रूट ओवर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एफ को आपने लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू टाइम्स ऑफ एन, एन को लिखा एम जी, है ना, प्लस एम जी का स्क्वायर। अब एम जी आपने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आया है नेट फोर्स, ये आया है नेट फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स या तो एफ इक्वल टू म्यू एन होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो एफ है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, एटमोस्ट इतना होगा। तो आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी। क्या जवाब आ गया मेरे भाई, बोलो सी। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को भी? आखिरी सवाल पढ़ो दिन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही जवाब। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो, यदि एक बक्सा है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, तो पीछे रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और आप लिखते हैं F इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। क्या मतलब निकल रहा है इस बात का कि लिमिटिंग वैल्यू तो फिक्स होती है यार। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू एन, और ये डिपेंड कर रहा है नॉर्मल पे, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, फिक्स होती है, नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये तो सही स्टेटमेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग, पता है हमको। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओ हो, ये बड़ी अनोखी बात बताई। ये ऐसा कहां से होने लग गया? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो भैया डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था, आंसर आपका आ गया है डी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये खेल था आज का, और हम लोगों ने जितने भी एनएलएम के पीवाईक्यूज रहे वो सारे डिस्कस किए। काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की। सबसे पहले एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए, और जैसे मैं हर बार कहता हूं कि अच्छे से रिवाइज करो। अपने मार्क्स प्लीज़ मुझको कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।